अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। CISSP डोमेन 8। और डोमेन 8 क्या है? डोमेन 8 है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सिक्योरिटी। मैं इसके 5 पार्ट्स जो हैं वो रिकॉर्ड कर चुकी हूँ और आज मैं इसका 6th पार्ट यानी छठा पार्ट रिकॉर्ड करने वाली हूँ इंशाल्लाह। और मैंने है ना 5th पार्ट को जो है पॉइंट नंबर 31 पर स्टॉप किया था और मैं अब जो है ना पॉइंट नंबर 32 से आज 6th पार्ट को स्टार्ट कर रही हूँ। मेक श्योर करना कि जितने भी ब्लू एक्रोनिम्स हैं वो एब्रीविएशन है, एक्रोनिम्स है, उनको है ना उनके फ्लैश कार्ड बनाइए और उन्हें याद कर लीजिए। और जब भी आप ये लेक्चर सुने तो मेक श्योर कीजिएगा कि आपके सामने आपके नोट्स हों, अदरवाइज आप लॉस्ट हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 32, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। As a part of the development process, your organization should thoroughly test any software before distributing, internally releasing it to the market. One of the tests you should perform is a reasonable check. 3 different philosophies इसकी हैं, ठीक है ना। इसका पहली यानी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की 3 different philosophies हैं। सबसे पहला है वाइट बॉक्स टेस्टिंग ना। एग्जामिन द इंटरनल लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोग्राम and steps through the code line by line, analyzing the program for potential error. मेन बात ये है कि ये जो वाइट बॉक्स टेस्टिंग होती है ये मेनली एरर को फिगर इट आउट करने के लिए होती है कि एरर्स तो नहीं है सॉफ्टवेयर के अंदर उसकी कोडिंग में। इसके बाद आता है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। एग्जामिन द प्रोग्राम फ्रॉम अ यूज़र perspective by providing a wide variety of input scenarios and impacting the output. सबसे अच्छी जो फीडबैक या रिव्यू दे सकता है ना वो यूज़र दे सकता है, क्योंकि हर यूज़र डिफरेंट होता है और किसी को क्या चीज़ में डिफ़िकल्टी आती है और किसी को क्या चीज़ में। तो ये जो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग होती है ना ये यूज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से की जाती है कि भाई अगर 10 यूज़र बैठे हैं तो उनमें से किस किस को कहाँ कहाँ पता चलता है कि कोई एरर है या ये सही वर्क नहीं कर रहा है या ये यूं है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये टेस्टिंग की जाती है। डिफरेंट सिनेरियोस यानी हर इंसान का एक डिफरेंट सिनेरियो होता है काम करने का ना। फिर आता है ग्रे बॉक्स टेस्टिंग, कंबाइंस द अप्रोचेस एंड इज़ पॉपुलर फॉर सॉफ्टवेयर वैलिडेशन ना। ग्रे बॉक्स जो है ना इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है वाइट एंड ब्लैक का, और प्लस ये फिर सॉफ्टवेयर को वैलिडेट करता है यानी कि सॉफ्टवेयर रेडी है जैसे ना, हर चीज़ इसकी सही है। अच्छा, फिर आता है पॉइंट नंबर 33, कोड रिपॉजिटरीज provide several important functions supporting these collaborations. Primarily, they act as a central storage point for developers to place their source code code repositories such as GitHub, Bitbucket, and SourceForge also provide version control, bug tracking, वेब होस्टिंग। ठीक है ना। ये क्या है, ये एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है ये कोड का कि जो है ना एक्ट करता है एज अ सेंट्रल स्टोरेज पॉइंट ना। ठीक है। अब ये जो इन्होंने नाम दिए हैं ना कि कोड रिपॉजिटरी सच एज गिट हब, मुझे भी ये नहीं पता थे तो मैंने इनके डेफिनेशन यहाँ लिख दिए हैं कि व्हाट इज़ अ गिट हब। GitHub जो होता है कोड होस्टिंग प्लेटफॉर्म फॉर वर्जन कंट्रोल एंड कोलैबोरेशन। इट लेट्स अस एंड अदर वर्क टुगेदर ऑन अ प्रोजेक्ट फ्रॉम एनीवेयर है ना। ये हेल्प करता है कि भाई दुनिया में कहीं भी सब बैठे हैं ना वो एक ही प्रोजेक्ट पर आराम से काम कर सकते हैं। फिर आता है व्हाट इज़ बिट बकेट। तो बिट बकेट है इज़ अ गिट बेस code hosting and collaboration tool
built for teams. It will guide you through the development flow. It provides awesome features such as access control to restrict access to your source code ना, यानी कि ये जो सोर्स कोड होता है ना, वो हर एक फिर उसको नहीं यूज़ कर सकता या देख नहीं सकता, तो ये रिस्ट्रिक्शंस डालता है उसके ऊपर. एंड व्हाट इज सोर्स फोर्ज, ठीक है ना. इट प्रोवाइड अ प्रोजेक्ट विथ मायरेट टूल फॉर ओपन सोर्स डेवलपमेंट एंड कम्युनिटी इंगेजमेंट. इट अलाउज यू टू स्टोर योर सोर्स कोड अंडर रिविजन कंट्रोल. ठीक है, ये क्या है, सोर्स फोर्ज क्या है, ये ओपन सोर्स है और ये है ना एक दूसरे को इंगेज करता है और स्टोर करता है उसके अंदर आपके सोर्स कोड को रिवीजन कंट्रोल में ना. फिर आता है 34 सर्विस लेवल एग्रीमेंट्स. यूजिंग सर्विस लेवल एग्रीमेंट SLA, ये जो हम बहुत दफ़ा इसे हम पिछले डोमेन्स में पढ़ चुके हैं, is an increasingly popular way to ensure that organizations providing service to internal or external customers maintain an appropriate level of service agreed on by both the service provider and a vendor ना. ये वेंडर जो बना रहा है सॉफ्टवेयर और जिसको वो बेच रहा है, उनके दरमियान ये है ना एग्रीमेंट होता है एक तरह का. अच्छा, इस एग्रीमेंट की बेसिक चीज़ें क्या हैं? द फॉलोइंग इश्यूज आर कॉमनली एड्रेस इन SLA. अच्छा, इनका एग्रीमेंट की बेसिक चीज़ें ये हैं: सिस्टम अप टाइम होना चाहिए, मैक्सिमम कंसेक्यूटिव डाउनटाउन, क्योंकि जब डिज़ास्टर आता है तो डाउनटाउन थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए ना. फिर ताकि है ना जल्दी से रिकवरी की जा सके. डाउनटाउन टाइम अगर कम होगा तो रिकवरी बहुत मुश्किल हो जाती है. फिर है पीक लोड, पीक टाइम में जो लोड बढ़ता है नेटवर्क के ऊपर. फिर एवरेज लोड भी इसमें शामिल होना चाहिए कि भाई कुछ ऐसे वक्त भी आते हैं जब नेटवर्क ट्रैफिक स्लो होती है, या मतलब इतनी ज़्यादा नहीं होती है. स्लो तो नहीं बोलना चाहिए, यानी कि मतलब बहुत ज़्यादा लोड नहीं होता है नेटवर्क पर. और फिर आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डायग्नोस्टिक, यानी कि वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें कि अगर उनकी चीज़ ख़राब है हो जाती है तो फिर उसको वो डायग्नोज भी करेंगे कि इसमें क्या ख़राबी आए. आप कोई भी अप्लायंस लेते हो तो आप उसकी वारंटी लेते हो ना, ताकि आपका अप्लायंस जब ख़राब होता है तो आप फ़ौरन कॉल करते हो और बोलते हो कि भाई आकर देखो कि क्यों क्यों मैंने तो ये नया ख़रीदा है और ये क्यों परेशान कर रहा है. और फिर आता है फेलियर टाइम. ठीक है ना, जो फेलियर टाइम भी वो बताएंगे आपको कि कितना है. तो फिर आता है पॉइंट नंबर 35, थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर एक्विजिशंस. मोस्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर यूज बाय एंटरप्राइज इज नॉट डेवलप इंटरनली बट परचेज फ्रॉम द थर्ड पार्टी वेंडर. आज के लिए बहुत कॉमन हो गया है कि बहुत सी कंपनीज है ना खुद नहीं बनाती, क्योंकि उनको खुद बनाने में बहुत खर्चा होता है, तो वो सॉफ्टवेयर के जो वेंडर्स होते हैं ना उनसे फिर खरीदती हैं. Commercial off the shelf COTS software is purchased to run on servers managed by the organization, either on premises or in an LAS infrastructure as a service environment. Other software is purchased and delivered over the internet through web browser in a software as a service approach. Still more software is created and maintained by community based open source software OSS projects ना. हम ये लास और सास ये सब पढ़ चुके हैं. ये थर्ड पार्टी जो है से जब खरीदते हैं तो ये सारी चीज़ें सामने आती हैं ना. और फिर आता है पॉइंट नंबर 36, मेलवेयर.
when we dive into a different type of malicious code that exists in the world. ठीक है ना, बहुत सारे malicious code आ गए हैं, बहुत धोखे आ गए हैं. It's important to recognize that these distinctions have very blurry lines. यानी कि ये जो है ना, ऐसी कोई चीज़ नहीं कि साफ साफ नज़र आ जाए ना, ये इसको ढूंढना बहुत मुश्किल होता है, यानी ये ग्रे एरिया में होती हैं. It's quite common for the same piece of malware to exhibit characteristics from several different categories, making it difficult to fit malware into distant bucket ना. यानी कि malware जो है वो इतने किस्म के हो गए हैं और उनके इतने वेरिएंट आ गए हैं कि है ना, बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है उन्हें ये समझना कि नहीं जी, ये अब मुझे समझ में आ गया और यही ऐसे ही हुआ था. ऐसा नहीं है. मेलवेयर को डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल काम हो गया है. पॉइंट नंबर 37 आता है, सोर्सेज ऑफ मलेशियस कोड. Where does malicious code come from? In early days of computer security, malicious codes writers were extremely skilled software developers who took pride in carefully crafting innovative malicious code techniques. ना इनका बताने का मकसद ये है कि पहले जब सबसे पहले जो है अर्ली डेज ऑफ कंप्यूटर पे जब ये मलेशियस कोड के जो राइटर्स थे वो स्किल लोग थे, एजुकेटेड लोग थे और वेल ऑर्गेनाइज थे. ठीक है ना, वो मस्ती के तौर पे ये काम नहीं कर रहे होते थे या ऐसी फन के लिए नहीं करते थे, वो सीरियसली इस चीज़ को देख रहे होते थे. Modern time gave rise to the script Kindle, the malicious individual who doesn't understand the technology behind security vulnerability but downloads ready to use software from the internet and uses them to launch attacks against remote system. लेकिन आज वो ज़माना आ गया है कि बच्चा बच्चा ये काम करना शुरू कर दिया है और है ना, उन्हें बिल्कुल टेक्नोलॉजी की कोई नॉलेज नहीं होती है और वो इस तरह की सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके हैकिंग करने के चक्करों में आ जाते हैं, जिससे बहुत बड़ा नुकसान होता है और फिर सोर्स का पता नहीं सही से चलता है ना. बिल्कुल इसी तरह से कि एक दफ़ा जो ये पुलिस ऑफिसर्स आते हैं, अगर किसी के घर में सांप निकले तो वो आते हैं ना उसके सांप को रेस्क्यू करने के, रेस्क्यू तो नहीं, उसको पकड़ने के लिए आते हैं एक्चुअली. तो उन्होंने एक दफ़ा बताया था कि है ना, जो पॉइजनस स्नेक्स होते हैं ना, अगर एडल्ट स्नेक जब बाइट करता है ना तो वो एक तरह की सोच समझ से करता है, यानी कि उसे पता होता है कि कितना जहर रिलीज करना है. लेकिन जब एक बच्चा सांप जो पॉइजनस होता है जब वो बाइट करता है तो उसे ये बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होता है कि कितना जहर जो है ना रिलीज करना है, तो वो सारा के सारा रिलीज कर देता है. ये बात बिल्कुल उसी पर ही जाती है कि जो आजकल के बच्चे जो हरकतें करते हैं ना, ये बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाते हैं. द मोस्ट रीसेंट ट्रेंड इन malware development comes with the rise of the Advanced Persistent Threat APT. APT attackers and other malware authors claim that these malware developers often have access to zero-day exploits that are not known to software vendors ना. जब सॉफ्टवेयर वेंडर्स को बहुत दफ़ा ज़ीरो डे एक्सप्लॉइट का नहीं पता होता है, क्योंकि ये टर्म हम पिछले डोमेन्स में पढ़ चुके हैं, तो फिर है ना ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता है. मैं है ना पॉइंट नंबर 37 पर पार्ट 6 को स्टॉप करती हूँ और पॉइंट नंबर 38 से मैं पार्ट 7 को स्टार्ट करूँगी. थैंक यू फॉर लिसनिंग. अस्सलाम वालेकुम.